तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा चैप्टर क्या है बेटा, विद्युत, मतलब जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा बीच में हल्का सा इंग्लिश का यूज करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो बहुत पॉपुलर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा वर्ड है जो सब हिंदी मीडियम वाला भी बोलता है। गांव में भी आप किसी से पूछोगे तो कहेगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विद्युत कोई नहीं बोलता है, या तो कहेगा लाइट कटा हुआ है, नहीं। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सब जानते हैं। इसीलिए अब बताओ किसी भी चैप्टर को समझने में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, उसको क्या समझने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि हमको उस चैप्टर के अंदर रीड क्या करना है। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा मेनली किसके ऊपर बात करेगा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले हमें समझना है किसके बारे में। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट कर दूं आपको। सबसे पहले हमें जानना है चार्ज के बारे में, आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज, आवेश के बारे में। इसके बाद हमें बात करना है किसके बारे में, ऑब्वियसली चार्ज के अंदर सारी चीजें आएंगी, धनात्मक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, सारे आवेश के हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात किसके ऊपर करेंगे, हमारा एक ओम का नियम है ना, विद्युत के ऊपर हम ओम का नियम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग श्रेणी डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी और श्रेणी में एक साथ में कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लॉज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है, और ओम्स लॉ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। तो जहाँ भी दिक्कत हो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, वो क्या है हमारा, विद्युत में आवेश। क्या आवेश होता है, क्या है, देखिए क्या लिखा है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक है, क्या होता है, मूल कण। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आवेश को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आवेश या चार्ज होता है क्या है, देखिए किसी भी चीज में, जैसे आपने कहा आप चाय पीते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, चाय कैसा होता है, गर्म, ठीक है। ठंड में आएगा तब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। तो ये जो मौसम परिवर्तन में ठंडा गर्मी, ये जो एहसास होता है, ये क्या है, ये है क्या एक्चुअली, ये जो आप लोग बोलते हो तापमान बोलते हो ना, तो एक्चुअली क्या है, हमारे शरीर में अगर किसी भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब परिवर्तन होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या है, एक आवेश होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आवेश की। ठीक है, बिना आवेश के कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकता। यहां तक कि आपका हवा हो, चाहे तापमान हो, चाहे विद्युत हो, कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए इसने क्या लिखा है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। आपको पता है परमाणु और अणु के बारे में अच्छे से जानते हैं, हम परमाणु की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। उसका एक कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। देखिए यहां पे हमने क्या देखा कि जो आवेश है ये दो टाइप के हैं। एक क्या है आपका धनात्मक, जिसको धन आवेश हम लोग बोल रहे हैं, और दूसरा है क्या हमारा ऋणात्मक, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, ऋण आवेश। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक के कुछ गुण होते हैं, प्रकृति होती है। क्या होता है, अगर आप धनात्मक और धनात्मक को एक साथ रख दे, एक साथ रखे, तो वहां होता है प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, है ना, धकेलेंगे, धक्का देंगे, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण, दूर भगाना। और अगर विपरीत आवेश को, मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित, है ना, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि आवेश का एक गुण होता है कि अगर समान आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश हो तो क्या करेगा, आकर्षित। इसके अलावा और इंडिकेशन हम लोग प्लस और माइनस चार्ज से ही करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर आवेश का स्थानांतरण होगा क्यों, नहीं, आखिर आवेश किसी भी वस्तु में, चाहे वो लिविंग हो, मतलब जीवित हो या निर्जीव हो, लेकिन उसके अंदर आवेश का स्थानांतरण क्यों होगा, आखिर ट्रांसफर होगा क्यों, ऐसा क्या है उसके अंदर कि ट्रांसफर हो जाता है। तो बड़ा आसान सा थ्योरी है। अगर इसका क्या हो गया, ठीक है,
देखिए जैसे टच पॉइंटर में दिक्कत आ रहा है क्या? देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टैप है, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा टैप है, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, बीच से कंबाइन किया है और इसके अंदर क्या है, पानी, ठीक है। ये मान लो टैप ए है, ये हमारा बी है, दो बीकर हमने लिया है, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब मुझे आसान भाषा में बताइए कि इसमें पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह किधर होगा, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? ए से बी की ओर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? आपके अनुसार ए से बी की ओर होगा और आपके अनुसार नहीं होगा भी, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बताइए बताइए, ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसका रीजन क्या था ए से बी की ओर फ्लो का? हाँ, ए से बी में क्यों फ्लो हुआ? फ्लो तो हुआ, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा है, लेकिन आखिर बी से ए में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका आसान से भाषा में उत्तर दोगे कि सर ए जो है वो ऊंचे स्थान पे है ना, और ये जो ट्रांसफर होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। एक यूनिवर्सल रूल समझ लीजिए, किसी भी चीज का प्रवाह, फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई से लो की ओर होता है, कभी भी ऊंचा से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊंचे की ओर कभी नहीं होता। और ये रूल सबके ऊपर लागू है, चाहे विद्युत हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे हमारा हवा का फ्लो हो, हर जगह। जैसे इसमें पानी का भी फ्लो हुआ तो ये ए से बी की ओर हुआ। सेम एज अगर आप बैटरी की बात करें तो देखो आपका सेल कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे एक टर्मिनल बना होता है ना, जो जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए जो आपने बात की थी ना, दो आवेश, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आवेश की, तो यहाँ भी जो फ्लो होता है किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? फ्लो कहाँ होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। उसका कारण क्या था? चलो ठीक है सर, आपने ये तो बोला कि ऐसा होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण है इनके बीच का विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं विभव अंतर, विभवांतर, है ना। हिंदी में एक वर्ड मिला होगा आप लोग को, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का संधि विच्छेद क्या होता है? विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ समझ में नहीं आएगा। हर जगह, जैसे हमारे बॉडी में ही देख लो, हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, खून का प्रवाह होता है, तो खून का प्रवाह किधर से होता है? सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है ना, यहाँ पर हार्ट हमारा पंप करता है ना, और वहां से पंपिंग करके ऊपर और नीचे दोनों से भेजता है। तो आपने पढ़ा होगा जब रक्त का प्रवाह होता है, जब ऊपर की ओर धकेलना होता है तो धक्का मारना पड़ता है, नीचे तो ऐसे भी फ्लो हो जाता है। नहीं, पानी में ही, पेड़ में मैंने पढ़ा था, याद होगा आपके क्लास में, कि जब वाटर का नीचे से जमीन से प्रवाह होता है तो वहाँ पर क्या एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है। अगर वो खाली गैप नहीं होता ना तो कभी प्रवाह ऊपर होता है क्या? नहीं होता। तो कहीं भी क्या होना चाहिए, उनके बीच में एक अंतर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक बहुत बड़ा गैप है, नहीं, एक धनात्मक और ऋणात्मक है, इसीलिए वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। अगर यही वाटर टैंक सेम फ्लो पे आ जाता तो इसके बीच में डिफरेंस कभी नहीं होता, कभी भी पानी का स्थानांतरण नहीं होगा। अगर आप दो टैप को बीच में जोड़ दीजिए, सेम वाटर फ्लो डाल दीजिए, देखिएगा पानी का ट्रांसफर नहीं होगा, वो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। कारण क्या था? कोई अंतर ही नहीं है। और आसान भाषा में समझिए, चाय, मैंने पहला एग्जांपल चाय का ही लिया था। चाय या कॉफी जब आप लोग पीते हो, जब उसको आप कप में रखते हो तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है, होता है ना। लेकिन क्या उसको अगर हम 2-4 घंटा और छोड़ दें तो क्या बर्फ बन जाता है क्या? नहीं होता ना। कितना ठंडा होता है? उतना ठंडा जितना कि आपका रूम टेम्परेचर है, आपके रूम का वातावरण का। अगर ठंड में होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्मी में होगा तो नॉर्मल ठंडा होगा। तो आखिर क्या हुआ? पहले जब ज़्यादा गर्म था तो वो ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे शरीर रूम का टेम्परेचर मान के चलो 40 था और चाय का टेम्परेचर 70 था। तो जब तक वो 40 के ऊपर नहीं आएगा तब तक उसमें से ऊष्मा निकलती रहेगी, भाप जिसको आप लोग बोलते हो।
और जब जैसे ही वो 40 के पास पहुंचेगा ना, ऊष्मा निकलना बंद, मतलब ट्रांसफर ही बंद हो गया। तो जब ट्रांसफर बंद हो गया तो ठंडा कैसे होगा, है कि नहीं? तो कहीं भी किसी भी चीज के ट्रांसफर के लिए हमको क्या चाहिए, उसके बीच के विभव का अंतर। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना विभव के अंतर के किसी भी चीज का प्रवाह संभव नहीं है। ये सवाल आपसे डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि किसी भी चीज में विद्युत का स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो होने का रीजन क्या है? उनके बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये अंतर नहीं होता ना, फ्लो नहीं होता। कोई दिक्कत? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चूंकि मैं टॉपिक्स पे आऊँगा वहाँ पे आपको आसानी समझ में आ जाएगा, हम एक दो पॉइंट और समझ लेंगे। तो एक तो हमने विभव का अंतर समझ लिया। इसके अलावा एक और चीज़ समझिए कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कैसे होते हैं? या तो धातु या अधातु, है ना? तो धातु और अधातु के बीच में जो उनका बॉन्डिंग होता है, मतलब उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो आपको पता है किसके बीच में ज़्यादा होता है, किसके बीच में कम होता है? यानी कि जैसे आपको विद्युत का ट्रांसफर कराना है तो आपको पता है विद्युत का प्रवाह होता है तारों से। तो आखिर विद्युत का प्रवाह, जैसे मैंने भी बोला कि उसके बीच के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा। ठीक है, होगा। बट विद्युत में प्रवाहित कौन होगा? विद्युत धारा में आखिर प्रवाह किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हुआ, आपको पता है ना कि हमेशा प्रवाहित इस तार के अंदर से प्रवाहित कौन होता है विद्युत में? इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। जनरली आपको पदार्थ में क्या क्या पढ़ा है आपने? पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, होता सिर्फ किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो आखिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या इसी कारण से हो जाता होगा कि टर्मिनल डिफरेंस होता होगा? तो यहाँ पे देखिए, कभी भी आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन तो करता है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है, तो वहाँ हमको एक चीज़ समझना है। वहाँ पे एक वर्ड आएगा आपके सामने, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्योंकि देखो, यही वो कारण है जिसके कारण आपके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो आपके करंट के रूप में प्रवाहित होती है। तो आखिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? देखिए, थोड़ा सा इसीलिए मैंने बोला था कि दो तीन चीज मैं अगर समझा दूंगा तो मैं पीडीएफ पे आऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। क्योंकि जब वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी, आप लोग सोचने लग जाते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिर किसकी बात कर रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं पहले दो टॉपिक को समझा के आगे बढ़ रहा हूँ कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है ना। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लियर करते हैं। देखिए, मान के चलो ये हमारा एक एटम है, एक पदार्थ है। ठीक है, आपको पता है इस पदार्थ के सबसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे पता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है ना। ये तो सब जानते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। मैं अभी काउंट करके नहीं लिख रहा हूँ, ये फिक्स होते हैं 2, 8, 18, 32, आपको पता है। ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख दे रहा हूँ, बस 2-4 इलेक्ट्रॉन बस बना दे रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या कि आपको पता है कि ये प्रोटॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या बैठा है? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। सिंपल सी बात है कि ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? ऋणात्मक। तो मुझे बताओ, जब दो अलग अलग आवेश बैठे हुए हैं एक पदार्थ में, तो क्या उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा? आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन और ये एटम एक दूसरे को आकर्षित, न्यूक्लियस सॉरी प्रोटॉन जो है, क्या आकर्षित नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे ना। तो देखो, आसान भाषा में समझो कि मुझे एक चीज बताओ, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये पहली कक्षा का, ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बीच का आकर्षण बल और यहां जो अंतिम कक्षा में बैठा है उसके बीच का आकर्षण बल क्या बराबर होगा? किसके बीच में ज्यादा होगा?
इसके बीच में ज़्यादा। सिंपल सी बात है ना कि जो जितना एक चुंबक ही होता है, जिसकी जितना नज़दीक रखते उतना पकड़ के रखेगा ना, जितना दूर रखोगे बल कमज़ोर हो जाएगा, ये तो सबको पता है। तो सोचिए क्या इसमें ये स्थिति नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी ना। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है, नहीं, हमेशा मूव करता रहता है। अब चूंकि देखो ये बहुत दूर बैठे होते हैं और इनके बीच का आकर्षण बल होता है कमज़ोर, तो घूमते घूमते एक समय क्या होता है ना, कभी कभी घूम रहे हैं, इसी में से एक बदमाश है निकल के भाग जाएगा। नहीं, देखता है ना जिससे सर लोग हैं कैसे बैठे रहते हैं लंच में, तो दो चार को बैग लेके देखता रहेगा कि सर क्या क्लासरूम के अंदर है, स्टाफ रूम में, और जहां उधर गया उस फट से बैग टांगा धीरे से साइकिल लेके पार। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले बच्चे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो क्यों नाम हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। अभी ये है बंधन के अंदर, बात समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही आकर्षण बल कमजोर था, ये घूमते घूमते एक समय कि जंप मारा, कोशिश किया निकलने का, कोशिश तो सब करता है, लेकिन इसमें से जो सफल हो पाया वो निकल गया, और जो निकला उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो निकल के भागा था, कारण होता है विद्युत प्रवाह का। यानी कि जो किसी भी धातु में जो प्रवाह होता है विद्युत का, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि बाकी तो बंधन में बंधे हैं बेचारे, ये कहाँ से प्रवाहित होंगे, नहीं। तो अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर एक दो निकलने से क्या इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा? आपको पता है बेटा कि अगर एक छोटा सा धातु है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते, ये इतने छोटे होते हैं कि एक के अंदर 1 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। इतनी संख्या में आप सोचो, अगर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा तो उसकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी, नहीं। इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है और पूरी मात्रा में वो फ्लो करता है, प्रवाहित होता है। अब इसी में एक और चीज़ सीख लो कि मैंने पूछा था धातु और अधातु, रसायन शास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर धातु जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्या, विद्युत के सुचालक, बिल्कुल। तो यहां से भी सवाल आपसे पूछा सकता है ना, क्या कि धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है और धातु क्यों नहीं? क्या ये यूनिवर्सल रूल है क्या किसी ने बना दिया है कि नहीं अधातु नहीं होगा अधातु होगा? उसका भी कारण का आंसर यहीं पे है आपके सामने। अब देखिए, ज़्यादातर धातु जो होते हैं उनकी जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, वो बड़ी होगी। आप जाके देखेंगे आवर्त सारणी, तो उसमें देखेंगे वो सभी बड़े बड़े नंबर्स पे बैठे हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो धातु होते हैं उनका जो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है। और ज़्यादातर अधातु में 5, 6 और 7 होती है, ज़्यादातर, सबकी बात में नहीं कर रहा हूँ, अक्सर, ठीक है। तो देखो इसमें है 1, 2, 3 और इसमें ज़्यादातर है 5, 6 और 7। तो अब सोचिए, मैंने अभी क्या बोला, धातु की परमाणु संख्या ज़्यादा बड़ी होती है, तो जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर सेल में नहीं होंगे, दूर दूर। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 8, जैसे ऑक्सीजन का देखो कितना 8 ही है, नहीं, नाइट्रोजन में कितना है 7 है, कार्बन में कितना है 4 है। तो जितने भी अधातु देखो पहले ही है ना, और जितने भी धातु के ऊपर जाओगे सब दूर दूर हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सब देखो सब दूर दूर बैठे हैं, उनका परमाणु संख्या बहुत बड़ा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जितना परमाणु संख्या होगा ऑर्बिट में तो उतना ही बड़ा होगा ना, तो क्या उनके इलेक्ट्रॉन दूर नहीं होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि अब देखो धातु यहीं पे खत्म हो गया, तो ये न्यूक्लियस क्या किया हुआ है, अधातु, सॉरी, तो अधातु को तो पकड़ के बैठा है, उनके बीच का आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि उसको जाने ही नहीं देगा कभी भी। इसीलिए अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए अधातु में कभी भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप एक लाइन में कहोगे, क्योंकि अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि उनकी परमाणु संख्या होती है कम और उनके न्यूक्लियस के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर धातु में क्या होता है, उनकी परमाणु संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। और ड्यू टू मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही वो आसानी से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर धातु कैसे होते हैं, सुचालक, है ना, और अधातु कैसे होते हैं, कुचालक। तो यहाँ से एक और सवाल का उत्तर मिल गया ना कि धातु और अधातु सुचालक और कुचालक क्यों होते हैं। इसको अपनी भाषा में जाके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, पीपीटी के ऊपर। देखिए हम बात कर रहे थे आवेश, तो आवेश आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आवेश के अंदर क्या है
कि ये चीज मैं ऑलरेडी बता दी हूं, आवेश का असाई मात्रक होता है बेटा कूलॉम, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे ऐसे COULOMB, लेकिन पढ़ेंगे कूलॉम, कूलॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, कूलॉम ही पढ़ते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, कूलॉम, ठीक है। एक कूलम के ऊपर जो आवेश होता है वो देखो कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर। यहां पे इलेक्ट्रॉन की चर्चा आ गई ना, क्योंकि आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की चर्चा विद्युत है, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उतना आवेश 1 कूलम चार्ज में होता है। ये याद करने की चीज है। अब इसको एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया नहीं आया, ठीक है, इसको बस याद कर लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे सामने, Q = Ne। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है इतना, ऋणात्मक ही होगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पे एक Q किसका सिंबल होता है बेटा, चार्ज का। आवेश को आप कितना भी हिंदी पढ़िए लेकिन इंग्लिश में ही सिंबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए Q होता है, कहीं भी Q आ जाए मतलब आवेश। N यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = N × E, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आपको N इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेगा जब आपसे पूछेगा कि आप इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के बताइए कि इतने में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो सोचो अगर मुझे N का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को मॉड्यूलेट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, N = Q/E, यानी कि जितना आवेश दिया रहेगा आपके सवाल में उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसको, मैंने बोला अगले सेशन में जब क्वेश्चन आवर करेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। यानी कि जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा तो वहां पे क्या करोगे, फॉर्मूला का सिंपली N इधर है तो इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा Q/E। तो ये पहला फॉर्मूला है आपके सामने, Q = N × E। आवेश जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश के क्या मल्टीपल गुणात्मक वैल्यू के बराबर होता है। ये क्लियर है, तो ये पहला फॉर्मूला है। अब देखिए जब विद्युत की बात आ रही है तो यहीं पे बात आएगी किसकी, विद्युत धारा की, ठीक है, कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसी इलेक्ट्रिक फ्लो की बात में कर रहा था। तो क्या लिखा है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आवेश प्रवाहित होगा, ताकि फ्लो होगा तो कितने रेट से होगा, आखिर उसकी स्पीड कितनी होगी वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो जिस दर से आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कितना हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाटर का फ्लो, पानी का प्रवाह, ताकि पानी का प्रवाह, जैसे आप लोग बोलते हैं पानी की धारा, करंट क्या होती है, तो किस पर डिपेंड करेगा, पानी के प्रवाह के ऊपर, स्पीड के ऊपर। जब वाटर बहुत तेजी से फ्लो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा नहीं होगा वहां पे। सेम है, यहाँ पे क्या है, आवेश कितना प्रवाहित होता है धारा में। और विद्युत धारा निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या है, आवेश बटा समय। यानी कि जब भी आप आई, ये जब आवेश निकालोगे इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने के लिए आई का यूज करते हैं। कभी भी आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, ठीक है, विद्युत का। ये क्या है आपका Q/T। अब देखिए ध्यान से, Q क्या होता है हमारा चार्ज, T क्या है समय। तो यहीं से आपको एक यूनिट मिलेगा, इकाई मिलेगा, यूनिट को रटने की जरूरत नहीं है। Q के लिए हमने यूनिट क्या यूज किया था, कूलॉम। अभी पढ़ा था ना हमने ना कि चार्ज का आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। और समय के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, सेकेंड, यानी कि कूलॉम बटा सेकेंड, जो यहाँ लिखा है देखिए। और ये कूलॉम बटा समय को एक साथ हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। इसको पूरा लिखते हैं ऐसे, एम्पियर, ठीक है। और इसका सिंबल होता है कैपिटल A। एम्पियर को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल A से। यानी कि ये एम्पियर है क्या, कूलॉम बटा सेकेंड के बराबर है, ठीक है। यहां से कई बार कूलॉम की परिभाषा पूछी गई, सॉरी एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है कि एक एम्पियर किसके बराबर होता है, ठीक है। चलो यही थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको। अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा एक एम्पियर को डिफाइन करो, है ना, कि एक एम्पियर क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे। एक कूलम कितना आवेश है ना, यानी कि किसी भी वस्तु पे जब 1 कूलम के आवेश को प्रवाहित होने में जितना समय लगता है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को
प्रवाहित करने के लिए जितने समय की जरूरत होती है उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया ना 1 कूलम अपॉन सेकेंड, उसी को वर्ड में लिख दो कि 1 कूलम चार्ज को प्रवाहित होने के लिए जितने सेकेंड में की जरूरत पड़ेगी, जितना समय लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा 1 एम्पियर बोलेंगे। और ये जो दिया है ये इसके छोटे यूनिट होते हैं। 1 मिली एम्पियर इसलिए दिया गया है कि आपको न्यूमेरिकल में इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है। 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिनको दिक्कत हो रहा है 1⁻³ एम्पियर है ये, 1/10⁻³ है। 10⁻³ मतलब ऐसे 1/10⁻³ और आसान भाषा में लिख दूँ तो कैसे होगा 1 1 2 3 क्या और एक 0। अच्छा, तो 1/1000 एम्पियर, ठीक है। और मिली से छोटा होता है माइक्रो। माइक्रो लिखते ऐसे हैं, ठीक है, म्यू, इसको क्या बोलते हैं म्यू और ए। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको आप भी ऐसे लिख सकते हो 1/10⁻6 एम्पियर। कोई समस्या? यानी कि यूनिट क्या है एम्पियर, लेकिन जब उसका छोटा यूनिट में पूछा जाए तो मिली और माइक्रो भी आपको याद रख लेना है। एक लाइन में याद रखोगे याद हो जाएगा। मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻6। नैनो भी कभी कभी आ जाता है तो 10⁻⁹। 3 के डिवीजन मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है तो क्या उसको मापना जरूरी है कि नहीं है? आखिर मापेंगे कैसे? अभी तो हमने बोल दिया कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दर को, ताकि उस दर को मापेगा कौन, है ना? हाथ पकड़ के मापेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। इसको मापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया ए मीटर, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा इसको? ए मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल होता है ये जो आपको दिख रहा है। देखिए, अच्छी बात ये है कि इसमें जितने भी सिंबल मिलेंगे ना सब आसान है। अभी हम लोग कुछ सिंबल्स नीचे देखेंगे भी। देखिए, ये एक वायर का सिंबल होता है, बीच में एक गोला बना देना है, ए मीटर है तो ए लिख देना है, ठीक है। और एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव, काम खत्म। ये होता है ए मीटर का सिंबल। लेकिन ए मीटर कई बार आपके जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टोगे तो कई बार पूछा गया वहाँ पे। कुछ चीज़ें इसमें समझनी है। जैसे ए मीटर में क्या होता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फ्लो को ये नाप पाता है। यानी कि जो विद्युत का प्रवाह होगा ना उसको ज़्यादा वैल्यू में नहीं नाप पाता। क्या लिखा है? ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी कम में ही जुड़ता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जाम में, ये हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा आपको इस सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस क्या है, लेकिन इससे पहले ये आ गया। अब ध्यान रखिए, जस्ट हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद कि श्रेणी और समानांतर का अंतर क्या होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यहीं पे समझा दूं, आपको दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा। देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक फ्लो में, एक लाइन में। जैसे मान लो आप लोगों ने दिवाली में जो लड़ी जिसको आप लोग बोलते हो लाइट देखा होगा ना, तो दिवाली में देखोगे जो लाइट लगा होता है क्या होता है, एक बल्ब जुड़ा होता है, उसके आगे दूसरा बल्ब, उसके आगे तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, एक ही साथ जुड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है, एक बल्ब बीच में तार टूट गया या खराब हो गया, जलता है क्या? वो नहीं जलता, बंद हो गया ना। यानी कि सीरीज का मतलब ही है उसको श्रेणी, एक साथ एक ही लाइन में सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, फिर यहाँ पे एक जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखो, ये घुमाने का मतलब ऐसा नहीं कि ये सीधा नहीं है, ये बात दिमाग में मत रखना कि सर ने ऐसे कर दिया, ये समांतर नहीं हो रहा, ये श्रेणी में ही है। क्योंकि हम तो कैसे भी तार को रख सकते हैं ना। अब एक सीधा वायर हो तो उसको ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं क्या? हम मोड़ सकते हैं, नहीं तो हमारी इच्छा है। क्या वो तार बदल गया क्या? नहीं बदल गया, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, एक ही साथ इसको जोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। और समानांतर का मतलब आपको पता है, समांतर क्या होता है? पैरेलल, है ना। जब एक और दूसरा बिल्कुल आमने सामने हो, अलग टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, एक साथ ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर। तो क्या याद रखना है सबसे पहले कि ए मीटर हमेशा सीरीज में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, ठीक। इसके बाद क्या है,
विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। मैं समझाता हूं, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है, किधर से किधर की ओर होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ के होता है? मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर? नहीं, निगेटिव या ऋणात्मक होता है ना, ऐसे भी याद रखना है, ऋणात्मक होता है ना, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। कभी भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है। अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, है तो इलेक्ट्रॉन है ना, है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड। तो जब इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होनी चाहिए थी? होनी चाहिए ना। लेकिन आपके बुक्स में जितने भी कनेक्शन आपको पढ़ने हैं और जितना भी पढ़ना है, वो सब पढ़ना है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। यानी कि आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है कि विद्युत हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफर होगा। तो एक सवाल यहाँ से मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों है? फिर भैया जब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आखिर ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कैसा हो गया? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ दिया था कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। उस समय कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उस समय एक जनरल कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमेशा प्रवाह होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, और ये यूनिवर्सल रूल था। तो जिन्होंने इसकी खोज की, उनके दिमाग में भी यही बैठा था कि भाई जब भी प्रवाह होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही होगा। तो इन्होंने बोल दिया कि विद्युत की प्रवाह भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब ये कहानी समझ में आई। लेकिन इत्तेफाक से आज भी साइंस उल्टा नहीं कर पाया। उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर पड़ रही है, लेकिन पढ़ाता हमको पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही। तो आप लोग भी एग्जाम में पॉजिटिव से निगेटिव ही लिखोगे, और उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन मतलब होता है हमारे मन से बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए लिख भी दिया, देखो कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। लेकिन एक्चुअली में प्रवाह कैसे होता है? ऋणात्मक, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत का प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन चूंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हुआ, ठीक है। और आपको एग्जाम पर्पज से जो भी चीज़ें बनानी है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एमीटर के बारे में 2-3 चीज बस याद रख लीजिए। एक, हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, ये कम प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रतिरोध? रेजिस्टेंस, रोकना, अवरोध करना। प्रतिरोध, अवरोध, प्रतिरोध मिलता जुलता वर्ड है ना। मतलब जैसे मान लो ये एक मेटल है ना, इसके बीच में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो बताओ इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, हम धक्का मारे, चार्ज देंगे, ऑब्वियसली प्रवाह कब होगा? जब चार्ज देंगे। जब चार्ज देगा, अब यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो क्या ऐसे जा पाएगा? क्या धक्का मारते मारते जाता होगा ना फ्लो में, तो उसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिरोध करना। जिससे आप लोग मेला देखने गए होगे दशहरा में, दशहरा में गए होगे, खूब धक्का मारा था, मार धक्का, हट पहले हम जाए नहीं, तो धक्का मारते मारते जो होता है दैट इज अ प्रतिरोध। यहाँ पे वो अवरोध का मतलब वही है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ये कम वोल्टेज पे फ्लो कर वो जांच लेता है। गॉट इट? तो 2-3 पॉइंट रखेंगे। आई होप ये मीटर क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया ना, विभवांतर, जिसकी मैं बात कर रहा था। विभवांतर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्या लिखा है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य। थोड़ा सा टेक्निकल आंसर है कि किसी भी वस्तु पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक वस्तु है ना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया, उठा के लाना है। तो उठा के लाना है तो क्या कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, यहाँ कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा नहीं वो। तो जो लाने में जितना कार्य किया गया ना, उसी को क्या बोलते हैं? विभव का अंतर। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चार्ज रहा होगा, यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा ना, तो ये पे डिफरेंस हुआ कि नहीं पोटेंशियल में, तो इसी को क्या बोलते हैं? विभवांतर, ठीक है। जिसको आसान भाषा में आप लोग वोल्टेज भी बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हैं ना वोल्टेज। वोल्टेज यही होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे विभवांतर के नाम से जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको। और इसको इसका सिंबल क्या होता है? भी। पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में, विभवांतर, वोल्टेज, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। और अभी भी देखो मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, ये गलती से थीटा लिखाया गया है, क्यू है, ओके, दैट इज अ क्यू, नॉट ए थीटा, दैट इज क्यू। V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। ये दूसरा फॉर्मूला है आपके सामने कि जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या लिखा है फॉर्मूला, एक बिंदु से दूसरी बिंदु में लाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W, कितना आवेश लगा मतलब अपॉन Q, कितना चार्ज में लाया गया, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी एग्जाम के लिए, इसीलिए इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्टेज का वोल्ट, वोल्टेज नाम से ही वोल्ट डाल दिएगा। इसके आविष्कारक भी वोल्ट थे, जेबे वोल्ट, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसको वोल्ट डाल दिया था। पहले के लोग ज़्यादातर अपने नाम से ही ऐसा यूनिट बना, सिंबल बना देते थे, तो वोल्ट साहब ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसको डाल दिया वोल्ट। सिंबल होता है भी, ठीक है, फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। अब यहीं से आपको वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कहा गया कि एक वोल्ट को डिफाइन करिए, तो क्या लिखा गया है, देखिए, जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए हमें जितने भी कार्य में की जरूरत पड़ेगी, कितना कार्य होगा, तो जूल में होता है, कार्य तो हमेशा जूल में होता है ना, तो जितने जूल की जरूरत होगी उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर को 1 वोल्ट बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे यहीं से फॉर्मूला निकालो ना, तो हमने क्या लिखा था, वोल्ट, W का क्या होता है, जूल, वर्क डन हमेशा कैसा होता है, जूल में, और आवेश का क्या होता है, कूलम, है ना। तो अगर 1 वोल्ट निकालना हो तो क्या लिख देंगे, 1 आगे लिख देंगे सब में, 1 जूल एंड 1 कूलम। इसको या तो ऐसे लिखिए तो भी चलेगा, या ये वाला चीज ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया JC माइनस। यहाँ पे कई सारे लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसको जब ऊपर लिखते हैं तो उसको माइनस पावर में लिख देते हैं। तो सिंपल क्या है, 1 जूल बाई, पढ़ेंगे तो वैसे ही 1 जूल अपॉन कूलम, है ना, 1 जूल बटा कूलम। लिखने का तरीका आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बराबर होता है ये। तो एक एम्पियर भी क्लियर हो गया, वोल्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये वोल्ट है, तो ऑब्वियसली वोल्ट को नापने के लिए भी तो कुछ जरूरत पड़ता होगा ना, तो वोल्ट को नापने के लिए बनाया गया वोल्ट मीटर। जैसे करंट को नापने के लिए क्या बनाया गया था, ए मीटर, उसी तरह से वोल्टेज को नापने के लिए क्या बनाया गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है, अभी हम लोग करते हैं। तो वोल्टेज को नापने के लिए जो डिवाइस यूज किया गया उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब इसके भी कुछ प्रकृति होती है, नेचर होता है। सबसे पहला नेचर क्या है, देखो यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे हम लोग के बाद। इसीलिए हमेशा पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल, समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है। वो कैसे था, सीरीज में, ये हमेशा कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में। मतलब पैरेलल का मतलब क्या है, सामने सामने, ठीक है। वो कैसे था, सीरीज में ना, और ये कैसे जुड़ेगा, सामने। इसका भी सिंबल आसान सा है, प्लस माइनस ऐसे लिख दीजिए, वोल्ट मीटर बन जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। वहां पे बीच में ए लिखे थे, यहाँ पे बीच में भी लिख देना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी इसका फिगर बनाना है, एक पैरेलल कनेक्शन बनाना होगा। वहां पे एक लाइन में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में नहीं चलेगा, उसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्श्व श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कोई दिक्कत। वोल्ट मीटर का प्रतीक यहाँ दिया ही है आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आया सेल, सेल जिसको मैं एक बार आपको डिफरेंस बताया था बैटरी और सेल में डिफरेंस, कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। बैटरी किसको बोलते हैं, अच्छा सेल किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। और जब उसी पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एक से ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोल देते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा सेल जब प्रयोग में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक ही सेल की बात की जा रही है तो क्या लिखा है कि सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। अब मान लो विभव का अंतर कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव ना हो तो कभी अंतर होगा क्या, हो ही नहीं सकता ना। तो किसी भी एक सेल में कम से कम एक पॉजिटिव और निगेटिव तो चाहिए ही चाहिए। यही धनात्मक और ऋणात्मक है जो इसके विभव के अंतर को बनाए रखती है।
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ये मैंने अभी बोला था आपका यूनिवर्सल लॉ है, कभी भी ये किसी के लिए भी लागू होगा, हमेशा उच्च धारा से निम्न धारा की ओर। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव प्रतीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा बाद में, है ना, लेकिन ये सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आपको इसी सिंबल को बनाना होगा। वहाँ बैटरी क्या करते हैं कुछ बच्चे, जब बोला जाता है बैटरी बनाइए तो लगता है बैटरी बनाने ऐसे ऐसे बनाएंगे फिगर, ये सर ये हो गया बैटरी, ठीक है, ऐसा बैटरी नहीं बनाना है, ठीक है। ये अब आप लोग 10th बच्चे में हो तो आपको स्टैंडर्ड सिंबल का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रतीक का। अब देखिए सिंबल, अच्छा कोई बता सकता है कि सिंबल ये जो बनाया गया होगा इसको बनाने का रीजन क्या रहा होगा। देखिए अब सोचिए एक बैटरी, एक सेल का फिगर बनाने में इतना बड़ा प्रयोग लगा। अगर आपको 4 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए कह दिया जाए जिसमें 4 बैटरी का प्रयोग हो, सेल हो, तो सोचो क्या इतना बड़ा फिगर बनाओगे क्या, 4-4 को सेल को बना के जोड़ोगे क्या, ये बेकार वाला काम था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सिंबल बना दिया कि इसको आसान भाषा में प्रदर्शित करिए। यहाँ क्या देखो, विद्युत सेल आसानी से दिख रहा है। देखिए एक वायर का सिंबल होता है ये सीधा लाइन, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत आसान है। एक सीधा लाइन एक वायर का सिंबल होता है, तार का, ठीक है। एक धातु हो चाहे धातु, एक तार को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सीधा लाइन का प्रयोग करेंगे। अब इसी सीधे लाइन के बीच में देखो एक पॉजिटिव सिंबल और एक नेगेटिव सिंबल बना दिया गया, 2 अलग अलग अंतर कर दिया गया, तो क्या बन गया, सेल, ठीक। बैटरी, अभी मैंने क्या बोला था कि 2 या 2 से ज्यादा सेल को जब आपस में जोड़िए, देखो यहां पे क्या किया गया है। देखिए एक आप आसान भाषा में समझिए, ये हमारा एक सेल होता है, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब आपको मान लो आपको मैंने कहा कि 2 सेल की बैटरी बनाइए, तो क्या करेंगे, एक सेल, अब इसको यहां पे प्लस माइनस लिखना नहीं है, फिर एक सेल, फिर एक सेल। ये बड़ा लाइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा लाइन नेगेटिव होता है। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़िए, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव को जोड़िए, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए। एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, ये ध्यान रखिए। 3 का बनाना है तो कितना होगा, 3 बार प्लस माइनस यूज होगा। 4 का बनाना हो तो कितना होगा, देखो यहाँ पे जैसे देखो, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये कितने सेल की बैटरी हो गई, 3 सेल की, ठीक है। 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, यानी कि जितने सेल का बैटरी कहा जाएगा उतने बार प्लस और माइनस को कंबाइन करना पड़ेगा। क्या दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है, आसान सा है। एक प्लस माइनस को जोड़ते चलिए, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़िए, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए, काम खत्म। खुली कुंजी अथवा स्विच, देखिए यहां पे क्लोज, ये ओपन स्विच है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, जहां विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अब सोचिए जब आप एक कनेक्शन करेंगे, ठीक है, मान लो आपको मैंने कहा कि बेटा एक सिंपल सा सर्किट बना के लेके आओ जिसमें बैटरी लगाओ, एक बल्ब लगाओ और वो चालू हो जाए, तब क्या करोगे, जलाने के लिए तो बस क्या चाहिए, एक बैटरी, एक बल्ब और एक तार। लेकिन अब एक जैसे जोड़ दोगे तो हमेशा जलता रह जाएगा ना, वो बंद होगा क्या, तो उसको बंद करने के लिए आप क्या लगाते हो, स्विच लगाते हो ना, तभी तो कोई उपाय है ना। स्विच का काम क्या होता है, ऑन और ऑफ करना, ऑन करना, ऑफ करना। तो जब आप ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कनेक्शन चालू होता है, ऑफ में बंद हो जाता है। तो ये क्या है, देखो ओपन स्विच है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होना है। ध्यान से देखिएगा, जब आप सर्किट बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने एक कनेक्शन बनाया यहां पे, ठीक है, कि ओपन स्विच की। अब सोचो ये जब कनेक्शन बना के दोगे आप एग्जाम में तो क्या होगा, अभी हमने क्या किया, सीधे तार को जोड़ दिया, ये बल्ब जलने लग जाएगा। अब ये बल्ब सीधे देखो हमेशा जल रहा है ना, तो क्या ऐसा सर्किट अच्छा होता है क्या जो हमेशा जलता रहे, भाई उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो अब सोचो इसके बीच में मैं एक स्विच लगा दिया, ठीक है, जो यहाँ पे ये स्विच है, जब आप ये स्विच बनाओगे, ठीक है, ऐसा सिंबल लगाओगे और सिंपल ऐसे छोड़ दोगे, इसका मतलब है कि सर्किट अभी बंद है, अभी चालू नहीं हुआ है। जब इसको क्लोज करना पड़ेगा तो बीच में ये डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये डॉट लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप सर्किट चालू हो गया। यानी कि जब आप कोई ऐसा फिगर बनाओगे जिसमें आपको सर्किट चालू करना पड़ेगा,
बल्ब को जलाते हुए दिखाना है तो बीच में ये लगाना है क्लोज स्विच, जो बंद स्विच लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं चालू करना है तो बनाना तो ये, बस बीच में ये नहीं बनाना है। इसी का एक और सिंबल था ना जो पहले आप लोग बनाते थे, जब क्लोज करना होता तो क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पे बीच में इसको सटाते थे, ठीक है, तो ये चिपक जाता था। और जब इसको बीच में नहीं सटाओगे तो ये ओपन स्विच हो जाता था। लेकिन अब स्विच का सिंबल ऐसे आ गया है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए तार संधि, ये होता है कनेक्शन के लिए। जैसे मान के चलो ये मैंने बताया था कि एक तार होता है, ठीक है, एक तार ऊपर से लेके जा रहे हैं, तो अब ये तार क्या उसको आर पार करके चला जाएगा क्या, कैसे दिखाओगे। तो जब एक मान लो एक ऐसे तार चल रहा है इसके बीच में एक कनेक्शन करना है, तो ये जब बना दोगे ना तो इसका मतलब ये समझ जाएगा वो कि अच्छा आपने एक ऊपर से एक वायर उसमें इंसर्ट किया है, तार को कंबाइंड किया है। एक जगह पे जैसे आप लोग दिवाली में वायर लगाते हो तो देखते हो एक ही तार में कई सारे कनेक्शन कर देते हो, एक इधर से तार जोड़ देते हो, एक इधर से तार जोड़ते हैं ना, तो बीच में जोड़ना पड़ता है कि नहीं जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए ये सिंबल का यूज होता है। ये देखो क्या है, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल बन गया इसका मतलब है कि वहाँ पे कंबाइन नहीं किया गया, बस तार के बीच में से निकल गया है। जैसे मान लो एक प्लास्टिक का वायर है, उसके ऊपर हमने लपेट के सीधा पार कर दिया, इसको इससे कंबाइंड नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, या टूटा हुआ कनेक्शन भी समझ सकते हो। जब आपको कनेक्शन को तोड़ना हो, इंटरप्ट करना हो, तो आप वहाँ पे ऐसा सिंबल दिखाओगे, ठीक। विद्युत बल्ब जैसा मैंने बनाया है, अब देखो बल्ब बहुत सारे बदल गए, अब तो एलईडी का ज़माना है, लेकिन सिंबल अभी भी वही पढ़ना है जो पहले वाला चलता था। सिंबल ऐसा सिंबल है, ऐसा लीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, आसान है, ऐसे 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 क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये विद्युत प्रवाह का सिंबल है। आपको पता है कि विद्युत धारा कैसा होता है, साइनोसॉइडल, वो हमेशा ऐसे चलता है, ऊपर नीचे इस तरह से, है ना, इसीलिए इसका सिंबल भी ऐसे बनाया गया है, एक ऊपर एक नीचे। देखते हो ना जब फिल्म सब में दिखाता है हार्ट बीट को, कोई आदमी मरने वाला था तो कैसे लाइन ऐसे ऐसे करते करते सीधा चला जाता, टी, तो भाई साहब टी हो गए नहीं। और जब जिंदा रहता है तो कैसे दिखाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारा हार्ट भी कैसे फ्लो होता है, ऐसे ही ना, क्या बोलते हैं, धक धक करना। हाँ, इसके मरने वाला था ना, एक बार बताया था ना कि धक धक नहीं करता है। खैर, तो वो सिंबल ऊपर नीचे होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। और कुछ सिंबल शायद दिया है क्या, चलिए देख लीजिए, एक और दो सिंबल दिया है यहाँ पे। परिवर्ती प्रौद्योगिकी या धारा नियंत्रित, ये और ये जब हम लोग, मैं आपको जब कनेक्शन करूँगा तो वहाँ दिखाऊंगा कि जब हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस करेंगे जहाँ पे करंट्स का फ्लो चेंज होगा, है ना। क्या लिखा है, परिवर्ती प्रौद्योगिकी या धारा नियंत्रक एक डिवाइस होता है, जब इसको हम जोड़ते हैं तो धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्शंस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आपके लैब में भी है, मैंने एक दिन आपको बताया था कि इसको कंट्रोल करने के बाद हम लोग धारा को आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो होता है, उसका सिंबल ये होता है, या तो ऐसे करके बीच में एक एरो डाल दीजिए या फिर ऐसे दिखा दीजिए, ऊपर से एक एरो, दोनों सिंबल सेम होता है, दोनों नहीं दिखाना है, या तो ये दिखाइए या ये दिखाइए, बोथ आर द सेम। ए मीटर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, वोल्ट मीटर ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिंबल है जिसका आपको प्रयोग करना है। अगर आप कभी भी सर्किट बनाओगे तो बैटरी का फिगर नहीं बनाना है, वी हैव टू यूज सिंबल्स, आपको इन्हीं सिंबल का, चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस, ओम का नियम, ओम्स लॉ, आसान है और बार बार पूछा जाता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा या इसके आधार पे क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, बहुत आसान है। क्या लिखा है, किसी भी विद्युत परिपथ में, सर्किट जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार, किसी भी विद्युत सर्किट में धातु के तार के दो सिरों के बीच, ऐसे समझ लो ये एक वायर है, इसका दो सिरा है, ठीक है, इसके बीच का विभवांतर जो मैंने बताया था ना, एक पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच के विभव का अंतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें जो धारा प्रवाह होगी के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होता है ना, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे उसने एक बीच में कांस्टेंट जोड़ दिया है कि ये रूल तभी लागू होगा जब तार का टेम्परेचर ना बदले। होता है क्या, देखो बेटा, जो धातु होती है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एक आयरन है,
एक लोहा है, आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, समान तापमान रहेगा, थोड़ा सा हीट कर दोगे तो तापमान बदल जाएगा ना, और जब तापमान बदलेगा तो उसके बीच के जो परमाणु होते हैं ना, उनकी प्रकृति भी बदल जाती है। जैसे शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, आसान में समझ लो, ठोस, द्रव और गैस। जब एक बर्फ होता है तो बर्फ, जब तक बर्फ है तब तक उसकी प्रकृति समान होती है, लेकिन जब वो बर्फ पिघलता है और द्रव में बदलता है तो बना तो बर्फ से ही है ना, तो क्या प्रकृति सेम रहती है क्या? बदल जाएगी ना। तो प्रकृति क्यों बदली? क्योंकि उनके बीच में जो एटम्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके बीच का अंतर बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड में, ठोस से क्या हो गया, द्रव में बदल गया ना। तो समान चीज होने पर भी परिवर्तन आया कि नहीं आया? उसी तरीके से धातु, लोहा, जब उसको आप गर्म करते हो और हीट करोगे तो देखो मोड़ पाते हो, कच्चे में मोड़ पाते हो क्या? एक लोहे के रॉड को मैं आपको बोलूँ कि इसको मोड़ के दिखाओ, इसे मोड़ पाओगे? नहीं। लेकिन जब गर्म करते हैं देखो, मार मार के अलग अलग शेप बना देते हैं ना। ताकि ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि मुलायम होता होगा, थोड़ा सा होता होगा नहीं, तो क्या उसकी प्रकृति नहीं बदलती होगी? इसीलिए उसने क्या बोला कि तार का तापमान सेम रहना चाहिए। अगर तार का तापमान बदल जाएगा ना तो कहानी भी बदल जाएगी। इसका मतलब इसने क्या कहा कि जो, देखिए अब इसी रूल्स को आगे पढ़िए, आसान भाषा में समझिए। क्या बोला? एक विद्युत परिवर्तन में धातु के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर को हम किससे दिखाते हैं? भी से, ठीक है, तो भी लिख लीजिए, ठीक है। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का आई, आई होता है ना, के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यहां से रिलेशन क्या मिला, जो यहां पे लिखा भी है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। ये रूल यही तो पढ़ रहा है ना। और देखो इसी सिंबल से आप लॉ भी याद रख सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये याद है कि भी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, समानुपाती होता है, उसी को आप रूल्स में भी लिख सकते हो कि एक विद्युत परिपथ में अगर उनके दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान समान हो तो, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखिए उसको इसी ग्राफ से दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, ये क्या क्लियर हो पा रहा है? आपने 9th में पढ़ा है ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो जब आपने निश्चित गति का पढ़ा होगा ग्राफ, तो आपको सर ने पढ़ाया होगा कि जब समान दूरी समान समय में परिवर्तित होती है तो ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? एक सीधी रेखा में बनता है। ये ग्राफ देखो, कभी भी ऐसा ग्राफ बने तो पता है मतलब क्या है कि जो परिवर्तन हुआ होगा बिल्कुल समान हुआ होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे दो धारा और ये जितना समय लगा होगा वो सेम लगा होगा, फिर यहाँ पे जो हुआ होगा ये सेम होगा। यानी कि इन दोनों किसी, देख लो मैं लाइन कैसा बना रहा हूँ, यहाँ और यहाँ समान समय में वो धारा और अंतर हमेशा एक निश्चित रेशियो से बढ़ रहा है। इसीलिए ग्राफ कैसे बन रहा है? सीधा। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। व्हाट डू मीन बाय समानुपाती? दिस इज, यही ना होता है समानुपाती, इसी को तो बोलते हैं ना। देखो वैल्यू बदल गई, यहाँ पे मैंने बनाया था ना 1, मान लो ये 1/2 है, ये आपका 2/4 का, या 4/8 का, 8/16 का, वैल्यू तो बदल रहा है, लेकिन क्या इनका अनुपात बदल रहा है क्या? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबका अनुपात क्या आएगा? 1:2। तो क्या ये समानुपाती नहीं हुआ? है ना। भले ही दूरी कितनी भी बड़ी हो जाए, उसको हम 400/800 भी लिख ले, लेकिन उसका रेशियो हमेशा 1/2 ही होता है। दैट इज कारण उसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। और यही ओम ने कहा कि अगर समान तापमान वाले विद्युत परिपथ में जब आप एक धारा को प्रवाहित करेंगे तो हमेशा उनके बीच का जब विभवांतर होगा वो उसके विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिक फ्लो के समानुपाती होगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अब देखिए यहां पे करोगे सर यहाँ फॉर्मूला तो कुछ और लिखा है, V = IR। ऐसा क्यों लिखा है? उसका रीजन क्या है बच्चा कि हमने क्या लिखा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपको पता है कि जब हमको ये समानुपाती का साइन हटाना होता है, इस साइन को हटाने के लिए हमेशा आपको एक कांस्टेंट चाहिए, बिना कांस्टेंट के उसको हम नहीं हटा सकते। तो जब इसको एक कांस्टेंट हटाने की जरूरत पड़ी तो इसके जगह पे इन्होंने क्या कहा? इस साइन को हटाया और इसके बराबर में एक कांस्टेंट लेके आए R, ठीक है। यहाँ पे R जिन्होंने बनाया वोल्टेज ने, उन्होंने इसके जगह पे एक कांस्टेंट लिखा R,
ठीक है। और ये आर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जिस आर का एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे अभी। प्रतिरोध, इसी आर को कहा गया रेजिस्टेंस। दिस आर इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस। यहीं से कहानी शुरू हुई रेजिस्टेंस की, यानी कि एक नया बच्चा का जन्म होता है रेजिस्टेंस का, है ना। इसने एक नई कहानी लिखी रेजिस्टेंस की। और दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधक कांस्टेंट के तौर पर यह प्रयोग होता है, यानी कि यहां पे ये आर कहां से आया, क्या समझ में आया? इस प्रोपोर्शन साइन को, ये समानुपाती के साइन को हटा के इन्होंने एक नया कांस्टेंट प्रयोग किया आर। ये ऑब्वियसली देखो, जो थ्योरी बना रहा है, जो रूल्स बना रहा है, वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें प्रयोग करता है, ये हम नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए एक फॉर्मूला हमारे सामने बन के आया, V = I × R। अब देखिए ये फॉर्मूला कई सारे तौर पे यूज होगा। सपोज करो आपको एक सवाल दिया गया जिसमें आपको वोल्टेज दिया गया, वोल्ट दिया गया और रेजिस्टेंस दिया गया हो, और आपको करंट निकालने के लिए कहा जाए, है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? I = V/R। नहीं, सपोज करो आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो आप क्या लिख सकते हो? R = V/I। आप फॉर्मूला को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर ये तीनों टर्म्स हैं तो इसके आधार पे आप कोई भी सवाल लगा सकते हो, इसके आधार पे, डिपेंडिंग ऑन द ओम्स लॉ। इसी को कहा जाता है ओम का नियम। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ओम के नियम के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जो एक नया प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस का। नाउ कीप क्वाइट। हमारा अभी का टॉपिक है बेटा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। देखिए समझिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस होता है क्या है। मैंने अभी क्या बोला था कि रेजिस्टेंस को आप लोग आसानी से याद रखने के लिए, रेजिस्टेंस सेम नहीं होता है, इसको आप लोग आसानी से याद करने के लिए 9th के कॉन्सेप्ट पे वापस लौटो, जहाँ आपने पढ़ा था घर्षण बल, फ्रिक्शन। ठीक है, आपने एक वर्ड पढ़ा था फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? जैसे मान लो ये हम दोनों हथेली को हम रगड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार आगे एक बार पीछे, इसके बीच में एक बल लगता है ना, तो उस बल को हमने क्या कहा था? घर्षण बल। और ये क्यों हुआ था? रगड़ने के कारण, संपर्क के कारण, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। सेम एज, अब आप धातु में आइए। मैंने आपको एक फिगर अभी बनाया था कुछ देर पहले कि जैसे ये धातु है ना, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? अब सोचो इसके बीच में से एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, आपको पार कराना है, तो क्या ये संभव है कि सीधी रेखा में भाग जाए? नहीं है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? टकराते हुए, घूमते हुए बेचारे को जाना पड़ेगा। तो आखिर ये बार बार धक्का लगाए कि नहीं लगाएगा? तो धक्का लगाने का मतलब घर्षण ही तो हो रहा है, और उसके कारण अब सोचिए कि मान के चलो इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो भी स्पीड रही होगी, जब इसके अंदर वो गया होगा, क्या सेम रहा होगा? जब उसके अंदर घर्षण बल होगा तो क्या उसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके स्पीड को कम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। अवरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए इसको इसने क्या नाम दिया है? प्रतिरोध। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज को कम करने का काम करता है। तो कहोगे कि सर ये तो अच्छा नहीं है फिर तो, लेकिन ये अच्छा नहीं होते हुए भी अच्छा बनेगा आगे, क्योंकि क्या होता है बेटा कि विद्युत धारा को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रोल करना। आप सोचिए जैसे आपका थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पे 32,000-36,000 वोल्ट की बिजली जनरेट होती है, एम्पियर की, वो वोल्टेज क्या हमारे घर में आ पाता? हमारे घर में कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट, मात्र इतना कम। तो आखिर इतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल कैसे किया गया होगा? तो वहाँ पे जरूरत किसकी पड़ी? रेजिस्टेंस की। बिना रेजिस्टेंस के हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ये भले ही प्रतिरोधक है, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पे एक सिंबल के तौर पर प्रयोग किया गया। तो प्रतिरोध समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स। ये एक प्रतिरोधी बल है जो इलेक्ट्रॉन के धारा में जो प्रवाहित हो रही है ना, उसको विरोध, अब उसके बीच में क्या होता है? अवरोध पैदा करता है, इसीलिए इसको क्या दिया गया? प्रतिरोध। देखो क्या लिखा है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। जो मैं अभी बता रहा था कि जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका वो क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है, स्लो करता है। अगर ये नहीं होता तो जितने स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से पार कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप आउट होता है, कंट्रोल होता है। अब सोचिए स्पीड रेगुलेटर, आज तक आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। पंखा,
जब आप घर में चलाते हो, अभी देखो मौसम बदल रहा है, नहीं दिन में गर्मी लग रही है, शाम में 12-1 बजे का ठंडी लगनी, थोड़ी सी मौसम बदल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, पंखा के स्पीड को कम करते हैं। तो स्पीड को कम करने के लिए रेगुलेटर लगाते हैं ना। तो आखिर ये रेगुलेटर क्या करता होगा, आखिर जब इसको आप चेंज करते होगे तो आखिर उसके स्पीड को कैसे कम कर लेता है वो प्रतिरोध बढ़ा देता है। इसके पास और कोई तरीका नहीं है रोकने का। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। जब आप उसको चेंज करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऐसा सर्किट बनाया गया है कि उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कम हो जाएगी, वोल्टेज कम मिलेगा तो स्लो हो जाएगा। नहीं, तो ये सारा खेल किसका है, प्रतिरोध का। इसीलिए प्रतिरोध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। इसको देने वाले ओम सर थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पे ही सिंबल बना दिया ओम। और सिंबल बनाना बहुत आसान है, इसको सिंबल ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, एक ऐसे, फिर ऐसे मोड़ के ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, ओम। इंग्लिश में लिखते हैं उसको OHM। वो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, ओम, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे OHM, और यहाँ तो लिखा ही है। और ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। गॉट इट, 1 ओम। अब देखिए, अब इसको इसके सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करिए। अच्छा, हमने कैमरा चालू किया है कि नहीं, देखो देखो, शायद चालू किया है ना, चालू है ना वो, ठीक है। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ये कहाँ से आया 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसकी परिभाषा पे आइए। क्या लिखा है, चालक का वो कण जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी कि सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध कहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा, विभवांतर होगा, वहीं तो प्रतिरोध होगा ना, उसी के बीच में होगा ना। इसलिए इसने क्या बोला, वोल्टेज, वोल्ट, और साथ में करंट, धारा प्रवाहित होने की बात कर रहा, तो एम्पियर। यानी कि जितने वोल्ट में जितनी धारा प्रवाहित होगी, जितना करंट होगी। इसीलिए इसको क्या बोलेगा कि 1 ओम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। आप एग्जाम्स में ऐसे सिंबल का प्रयोग करेंगे, 1 ओम 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद है धारा नियंत्रक। मैंने अभी यही बात बताई थी ना कि धारा को नियंत्रित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो धारा नियंत्रण क्या होता है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रण करते हैं। ऑब्वियसली जिस टेक्निक्स के द्वारा ये चीज़ें की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक, ठीक है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी आई क्वेश्चन है आपके ये बोर्ड के लिए, कि ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कार आप प्रीवियस से लौट के देखिएगा, 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि प्रतिरोध किस कारक पे निर्भर करता है, उसके कारक क्या क्या हैं। बहुत आसानी से समझिए, मैं एक एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसने क्या लिखा, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। बच्चे रटते हैं कि सर 4 पॉइंट है, इसको रट जाते हैं और जाते हैं एग्जाम में उल्टा सीधा लिख के चले जाते हैं। उसके समानुपाती को विपरीत कर देंगे, उसको सिंपल कर देंगे, सब बराबर कर देंगे। क्या लिखा है, चालक की लंबाई के समानुपाती। मतलब इसने क्या कहा, सपोज करिए हमारा ये एक धातु, ठीक, इसकी लंबाई है जो भी हो उसके समानुपाती होता है। मतलब इसने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, एल के। यही कहा ना। तो सर ठीक है, कह तो दिया, लेकिन ऐसा क्यों होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या बोला था कि रेजिस्टेंस अभी फिगर में बताया था ना। अब सोचो, एक ये रॉड है ना लोहे का, और एक ये रॉड है, ठीक है। दोनों सेम धातु है, लोहा है तो लोहा ही मान लेते हैं क्योंकि धातु सेम रखना पड़ेगा। एक का लेंथ मान लो ये है और एक का लंबाई है, लंबाई तो अंतर दिख ही रहा है आपको। अब मुझे बताओ कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी क्या बराबर होगी क्या। ये रॉड लंबा है और ये छोटा है, तो क्या दोनों में सेम संख्या होगी क्या। इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा,
तो मुझे बताओ जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो ये आसानी से निकलेगा कि ये आसानी से जल्दी निकल जाएगा? इसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। जैसे अभी देखिए आपका दशहरा का मेला था, आप ऐसे समझिए, या आपका जो ट्रैफिक जाम होता है, तो मुझे बताओ अगर ट्रैफिक जाम 1 किलोमीटर में लगा है और ट्रैफिक जाम आधा किलोमीटर में लगा है, तो आधा किलोमीटर वाला जल्दी पार करेगा कि 1 किलोमीटर वाला? तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा लंबाई होगा, जितना ज़्यादा जाम होगा, उतना धक्का मुक्की करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा धक्का मुक्की करो, यानी कि उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। होगा कि नहीं? तो क्या इसको रटने की ज़रूरत है? ऐसे ही समझ में आ रहा है ना कि जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। इसलिए इसने क्या लिखा कि चालक की लंबाई के समानुपाती, और सिंबल में आप लोग ऐसे ही लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है किसी, जैसे मान लो ये आपका एक रड है, इसके बीच में आपको इसने कट लगा दिया, तोड़ दिया, उसको अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर एरिया के क्षेत्रफल के वित्त का समानुपाती होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे वित्त क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है वो। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब मुझे बताइए, फिर से एक उसी फिगर पे आए थे। मान के चलो एक ये है, ठीक है, और एक ये। हमने क्या किया कि ये जो है रॉड, उसके है वही चीज़, उसको गर्म करके चाहे किसी भी कारण से उसको बड़ा कर दिया। ठीक है, उसको बड़ा कर दिया। अब मुझे बताओ कि इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इतनी ही थी नहीं, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया होगा तो क्या इसके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं हुआ होगा? स्पेस ज़्यादा हुआ कि नहीं होगा? हो गया ना। तो यहाँ पे इसको निकलने में जो दिक्कत आई होगी और यहाँ पे दोनों में सेम होगा क्या? जब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया तो क्या ये आसानी से नहीं निकल जाएगा? यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग चौड़ाई बढ़ा दे, स्पेस ज़्यादा कर दे, तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, और चौड़ाई कम कर दे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे फिर उसी एग्जाम्पल लाओ, मान लो जाम है, अगर जाम के बीच में जहाँ आपको खाली जगह मिलेगा वहाँ पे आप तेज़ी से भागोगे कि नहीं भागोगे? तेज़ी से क्यों भाग रहे हो? आपकी स्पीड ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि भीड़ कम हो गया, और जैसे ही जगह ज़्यादा हुआ और जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो आपको और स्लो हो जाना पड़ेगा ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस है ये उल्टा काम कर रहा है। नहीं, जब जैसे आपका सूटकेस है, जब मम्मी लोग कहीं जाती है मायके वायके, तो देखते हो सूटकेस पे जब कपड़ा पैक होता है तो पैक करने के बाद बुलाती है बेटा बेटी को, इधर आओ रे, आओ सब बैठो, तब वो बंद होगा। उसमें इतना ना सामान चला जाता है कि बंद करने के लिए 2 आदमी को खड़ा करना पड़ता है, तब वो बंद होता है। नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जगह कम पड़ गया। नहीं, और जब खाली सूटकेस, जब पापा लोग जाते हैं तो सूटकेस में सामान नहीं भरता है, वो रखते हैं, जैसे ही खड़ा होता है तो आधा सामान गिर गया, क्या तो पूरा अंदर ढंढन आ रहा है। अब वो लेके कहाँ जाएंगे? 2 कपड़ा, 2 शर्ट और 2 पैंट। अब मम्मी लोग जाएंगे 2 दिन के लिए तो उसमें 4 टाइम का 4 गो साड़ी जाएगा। छठ का भोरवा रख, सजिया रख, नहा खा, खरना, सब का कपड़ा बदल जाएगा। नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कभी कभी कौन से दिन का पैकिंग कर रही हो, कितने महीने के लिए जा रही हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप जाइए ना। हाँ, तब पता चलता है कि अच्छा नहा खा के लिए अलग है, खरना के लिए अलग है, पढ़ना के लिए अलग है। तो भाई कपड़ा तो अपने आप में बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या है, हाँ, लोअर टी शर्ट पहन के जाते हैं घाट बनाने, और साँझों में उसी में हो जाता है, बाद में पता चलता है कपड़ा बदलना है हम लोग। ठीक है, हाँ, सुबह में खाली चेंज होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा पैके मत करो, इसी में काम चली जाएगा। लेकिन चलो कोई नहीं। क्या ये दोनों क्लियर है क्या? बहुत आसान है। देखो बस एग्जाम्पल याद रखोगे ना, मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूँ, इसको रटोगे, मैं लिख के देता हूँ, भूल जाओगे। बस ये उदाहरण दिमाग में रखो, ये इसलिए मैंने जाम वाला एग्जाम्पल दिया है। ट्रैफिक के रूल्स को याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, खुद से लिखो अपनी भाषा में। ठीक है, भाषा में मतलब अपने शब्दों में, लैंग्वेज में बदल देना। हाँ, तापमान के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टर आया टेम्परेचर, तापमान। तापमान से क्या होगा, मैंने अभी बोला था, ये ओम्स लॉ पढ़ाने के समय के तापमान का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
देखिए, जैसे रेजिस्टेंस जो है, कोई भी किसी भी चीज़ में, अगर मान लो लोहे का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब लोहे का तापमान अभी मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो उसमें वो बहुत क्लोज होता है, बहुत टाइट होता है ना, तो रेजिस्टेंस आसानी से फ्लो नहीं हो रहा होगा। जब उसका आप तापमान बढ़ा दोगे तो क्या एक लोहे का बढ़ेगा, क्या पूरे लोहे का बढ़ेगा ना, रॉड का। तो तापमान बढ़ने के बाद क्या होगा, उसमें उसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बीच में गैप भी बढ़ेगा, लेकिन वो पूरे लोहे का बढ़ेगा। तो पहले जितना फ्लो हो रहा था, अगर आप रेजिस्टेंस कम हुआ होगा तो भी वो सब में होगा, वो चेंज तो हो नहीं रहा ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, लेकिन वो होगा उसी रेशियो में। इसलिए इसने क्या लिखा है, उसके समानुपाती होता है। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस को बहुत फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज होता रहता है। एंड पदार्थ की प्रकृति ऑब्वियसली ये बहुत मैटर करता है। अब मान लो लोहा ले ले, कॉपर ले ले, मतलब तांबा ले लो, निकेल ले लो, जिंक ले लो, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। अब लोहा बहुत टाइट होता है, उसकी तुलना में जिंक या कॉपर जो कम होता है, तो जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लूज होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। तो जैसे जैसे पदार्थ बदलेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 कारक देखा कि अगर लंबाई हो, हाँ अब इसको अब लिखते चलिए एक साथ, मैं इसको एक साथ लिख दूँ। हमने क्या देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस एरिया का। अनुप्रस्थ काट को ए से दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तापमान और पदार्थ की प्रकृति का कोई सिंबल नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, है ना। यहाँ एक रिलेशन निकल के आया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाय ए के, लेंथ अपॉन एरिया के, और इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। अभी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाय ए के। यहाँ पे जब इस सिंबल को, ये साइन हटाया जाता है तो इसको के से डिनोट किया जाता है, के इंटू एल बाय ए, के इज टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है इसको। खैर, लेकिन इसकी आगे चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए आगे क्या दिया है, विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता। यहाँ पे प्रतिरोधकता का इंग्लिश होता है रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर भुजा वाले घन में। अब देखिए कोई भी यूनिट बनाया गया ना तो वहाँ पे एक यूनिट लिखा गया, एक क्लियर इसने लिख दिया है भुजा वाले घन मतलब क्यूब के विपरीत फलकों में से, फलक बोला जाता है उसके जो अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं उल्टा सीधा, है ना, में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये सिंपल एक यूनिट से इकाई बनाई गई थी, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूछा बहुत कम ही जाता है। मेन आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध, उसके कारक, जब मैंने लिखा था, इसको आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। इसके बाद इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। किसका ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता का। रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ओम तो था ही, उसके आगे लिखो, इसको ऐसे लिखोगे मीटर, ओम मीटर। इसका यूनिट बताना होगा तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, ओम मीटर, बीच में डैश लगाते हैं, एक साथ नहीं लिखते हैं, ओम मीटर। ये किसका है, रेजिस्टिविटी या विद्युत प्रतिरोधकता का। अब इसमें क्या दिया है इसने कि विद्युत प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ। धातु व मिश्र धातु का प्रतिरोधकता ये होता है। देखिए 2 लाइन में इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे वो बात कर रहा है, अगर आपसे कभी कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में डिफरेंस क्या होता है। वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, वहाँ बात कर रहे थे तापमान की, वहाँ बात कर रहे थे एरिया की, वहाँ बात कर रहे थे कॉन्स्टेंटी की, और यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल की, पदार्थ की प्रकृति। वहाँ पे पदार्थ की प्रकृति बस शॉर्ट में लिखा, वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे सारा कहानी है पदार्थ का। जैसे लोहा लोगे, कॉपर लोगे, अलग अलग पदार्थ जब लोगे तो क्या इनकी प्रकृति सेम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना। तो जब पदार्थ की प्रकृति बदलेगी तो क्या उसके अंदर का प्रतिरोधकता नहीं बदल जाता होगा। अब जैसे
मार्केट जो आपसे सबसे अच्छा बिजली का जो सुचालक होता है वो कौन होता है? चांदी, बिल्कुल। उसके बाद सोना, है ना, उसके बाद लोहा, कॉपर के बाद आता है। लेकिन आपको हमेशा तार किसका मिलता है? लोहा का। चांदी का तार क्यों नहीं मिलता? मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि सोचो अगर चांदी का तार लगे तो क्या होता। नहीं, सभी लोग अमीर हो गए होते, सारे लोग अमीर होते, भले बिजली आए ना आए। हम बिजली के बदला सोलर प्लेट लगवा लेते, नहीं, लेकिन तार काट के ले जाते। इसीलिए सरकार क्या लगाया? लोहा का तार, कि ले जाओ, कितना ले जाओगे, और उसमें भी ऊपर से अब प्लास्टिक का कवर लगा दिया कि ले जाओ। और कहाँ बेचोगे लोहा का तार? खरीद में नहीं करेगा कोई, जाओ भट लेके जाओ। हाँ, तो लोग काट के ले जाता है और गर्नी बनाने का काम करता है उस पर। पहले लोग करते, तब तो नहीं करते, समझदार हो गए लोग, अब लोग के पास पैसा हो गया, अमीर हो गए सब, अब नहीं करते हैं सब, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि क्या बताओ, चांदी, लोहा, सोना, क्या सभी की प्रकृति समान होती है क्या? सब में चालकता अंतर है ना। चालकता अंतर में क्यों है? इसी कारण, प्रतिरोधकता के कारण, रेजिस्टिविटी के कारण, कि सबके बीच में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, प्रकृति अलग अलग है, तो सारी चीज़ें अलग अलग होगी, ठीक। अब फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अगेन। देखिए, इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 मैंने अभी पहले बताया और लास्ट ये बता रहा हूँ, ये टॉपिक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। संयोजन, कनेक्शन, और ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकल चीज़ है। यही कहानी अब आया प्रैक्टिकल, क्योंकि आप आगे भले ही साइंस छोड़ दो, लेकिन हम घर में भी अपनी बिजली चलाते हैं। आप सभी को कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन कहाँ लगाना है और सीरीज कनेक्शन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई आपको सबको पता है। रेजिस्टेंस या आर रेजिस्टेंस के लिए प्रयोग किया गया होगा, के की के लिए, मतलब ओपन की या स्मॉल की है ना, चाबी, उसके लिए प्रयोग किया होगा। भी वोल्ट मीटर का सिंबल है, ए मीटर का सिंबल है, इसीलिए सारी चीज़ आपको बता दी। आई लिखा है मतलब करंट का सिंबल है। अब बार बार आपको बताया नहीं जाएगा, ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को, रेजिस्टेंस को, के एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे संयोजन श्रेणी क्रम कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश आसान है। सीरीज में जोड़ना, एक साथ जोड़ देना, मैंने यही चीज़ें पढ़ाई थी ना। देखिए इस फिगर को ध्यान से, यहाँ ये वायर का है सिंबल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया गया, फिर सीधा एक दूसरा रेजिस्टेंस और एक तीसरा रेजिस्टेंस है, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक है, जिनको एक ही लाइन में जोड़ दिया गया, एक ही तार के थ्रू, है ना। तो इसको हमने क्या कहा? श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें जब विद्युत धारा को नापना होगा तो क्या लगाएंगे? ए मीटर। इसीलिए देखिए इसके ठीक पैरेलल सीरीज में ही क्या लिखा जाएगा? ए मीटर। और उसमें जब वोल्टेज नापना होगा तो क्या नापेंगे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में। तो देखो इसके पैरेलल में लगाया गया। जो चीज़ें मैंने पढ़ाया वो चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ बना के दिखाया गया आपको कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाएंगे? पैरेलल में। ए मीटर कैसे लगाएंगे? सीरीज में। और इसी तरीके से आपको सर्किट बनाना है। सर्किट बनाना सीख लो, गलती नहीं करोगे। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ शुरुआत कैसे करनी है। कभी भी सबसे पहले आप क्या करिए? एक बैटरी बनाइए, ठीक है। कभी भी एग्जाम में बनाइए तो सबसे पहला काम क्या करिए? बैटरी बनाने का, ठीक है। मान लो हमने एक बैटरी बना दिया, उसके बाद एक सीधा वायर लीजिए। अगर आपको ए मीटर लगाना है तो यहीं पे लगा दीजिए ए मीटर को, ठीक है। और ए मीटर हमेशा कैसे चलता है? प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्लस को यहाँ रखा है तो ए मीटर का प्लस भी यहाँ होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, जिस साइड आप प्लस रखेंगे उसी साइड ए मीटर का भी प्लस रहना चाहिए। इधर हमने प्लस रखा है ना, तो ए मीटर का प्लस भी इसी साइड रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होगा? निगेटिव। फिर यहाँ पे ले गए। अब हमको इसको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। 3 रेजिस्टेंस लगा दो, सिंपल, 1 2 3, ठीक है। काम खत्म। नाम दे दो, चूंकि आर रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ना, तो हमने क्या दे दिया? R1 R2 और R3। अब इसको ला के सीधे यहाँ पे जोड़ देना है। अब देखो हमने इसके बीच में अभी ये कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन इसको स्विच नहीं लगाया, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? इसीलिए हम कहीं भी एक स्विच लगा सकते हैं। और स्विच लगाने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि बैटरी और ए मीटर के बीच में लगाया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहीं पे भी एक स्विच लगा दें, ठीक है। यहाँ पे देखो बाद में के लगाएगा, आप इधर ही लगाओ, कोई इशू नहीं है। इधर लगाओ उधर लगाओ, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। कहीं भी एक स्विच लगा देना है, कोई दिक्कत? ठीक है।
अब अगर एमीटर हमने क्या लगा दिया सीरीज में, अगर वोल्टेज नापना हो इसी सर्किट में तो इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगा दो, और प्लस माइनस का सिंबल वैसे ही रखेंगे, इधर प्लस था तो इधर प्लस इधर माइनस, कोई दिक्कत? वही सर्किट यहां बनाया गया है, ठीक है। अब कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होगी है ना, कहानी यही खत्म नहीं होगी। अब है कि भैया प्रतिरोध निकालोगे कैसे? नहीं, ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, इसको निकाले कैसे? तो देखिए, एक चीज समझिएगा, इसको रटना नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं इसमें, मुझे बताओ यहां पे अब करंट का फ्लो हो रहा है, करंट गया इस डिस्टेंस से गुजरा, करंट हो सीधा निकल गया। अब मुझे बताओ जब करंट 3 बार रुकेगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, तो करंट चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली करंट ड्रॉप होगा ना, क्योंकि एक ही तार में 3 बार रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। तो क्या पहली बार वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, करंट कम हुआ होगा, फिर ये करंट कम किया होगा, फिर करंट कम किया होगा, तो जितना करंट गया होगा क्या सेम करंट यहाँ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन क्या वोल्टेज बदलेगा क्या? वोल्टेज तो उसके पैरेलल में लगा हुआ है, उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको लग नहीं रहा है कि सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो जब इसका आप श्रेणी क्रम निकालोगे तो जो चीज़ें बदलती है उसके लिए हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। इसीलिए इसका जब रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि कांस्टेंट कौन है। तो कांस्टेंट कौन है? वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट है ना। तो हमने मान लिया कि इस पूरे सर्किट में, यहाँ क्या लिखा है छोड़ दो, मैं जो समझा रहा हूँ समझो। हमने मान लिया कि इस पूरे सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है वो V है, कैपिटल V से दिखा रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पे 3 रेजिस्टेंस का यूज किया गया था, तो क्या 3 के लिए 3 अलग अलग वोल्टेज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज सही में सेम है कि नहीं है, क्या ऐसा है क्या? तो मान लेते हैं कि उसके लिए 3 अलग अलग वोल्टेज है, V1, V2 और V3। ये मान लेते हैं क्योंकि R1, R2, R3 से हमने मान लिया कि V1, V2 और V3 है। अब ओम्स ने एक फॉर्मूला बताया था ना इसी के लिए कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके समानुपाती होता है। तो उसने क्या पढ़ाया था कि बेटा जो वोल्ट V होता है वो हमेशा करेंट और रेजिस्टेंस के IR के बराबर होता है, समानुपाती होता है। वो फॉर्मूला तो पहले बता चुका है आपको कि V क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो लगाओ ओम्स लॉ, ठीक है। तो कैपिटल V के लिए इसके लिए मान लेते हैं I और R, ठीक है। V1 है तो सब 1 के टर्म में ही मानेंगे। इसके लिए मान लेते हैं क्या, I R1, ठीक है, प्लस V2 के लिए क्या होगा, I R2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, I R3। कोई दिक्कत? सेम फॉर्मूला है, बस 1 1 1 हमने लगा दिया है। अब मैथमेटिक्स में आ जाओ। नहीं, यहाँ पे देखो I सब में कॉमन है ना, कॉमन है तो I को ब्रैकेट के बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर है। और इसको काट दो तो क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इसको बोलते हैं RS, मतलब S से दिखा देते हैं, मतलब आउटपुट एक तरह समझ लो कि अब सबका आंसर। तो RS क्या दिख रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो टफ है क्या, कितना आसान सा कैलकुलेशन है ना, ठीक है। तो और ये इसका फाइनल आंसर भी है। मतलब आसान भाषा में क्या समझ में आया कि एक श्रेणी क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे ना, सबको जोड़ दो, वही उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबको जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लो इसी सर्किट में मैं आऊँ, तो मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। सपोज करो वो ये रेजिस्टेंस 2 ओम का हो, ये 3 ओम का हो, ये 4 ओम का हो, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 2 3 5 4 9 ओम। 4 होगा तो 4 को जोड़ दो, 5 फर्क नहीं पड़ता है, जितना रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो। और क्यों जोड़ रहे हैं समझ में आ गया ना। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि रेजिस्टेंस सप्लाई कैसे आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। यही है श्रेणी क्रम संयोजन। कोई दिक्कत? बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट,
अब आओ पार्श्व क्रम में या पैरेलल के अंदर, समांतर के अंदर। देखिए फिर से इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर कैसे बनाना है। एक बैटरी बना दिए, ठीक है, यहाँ से ये प्लस टर्मिनल रखे हैं। अब ए मीटर वोल्ट मीटर आप लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, अभी हमको जरूरत नहीं है ए मीटर की, हमको नापना थोड़ी ना, इसलिए बाबा लगा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये एरो आप लोग थोड़ा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यही आपका करंट फ्लो बताता है। ये एरो क्यों बना रहा है, ये बता रहा है कि जो करंट है इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ गया, मान के चलो यहाँ पे 3 अलग अलग पैरेलल समांतर क्या था, समानांतर क्या होता है, एक दूसरा तीसरा समान में ना, यानी कि अलग अलग धारा अलग अलग रूट। तो सपोज करो एक रूट हमने ये बनाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एक सीधा निकल गया और ये एक टर्मिनल पे, और एक इस रास्ते से आया। अब तीनों जाके फिर वापस मिलेगा एक टर्मिनल पे ना, और फिर जाके इसका आउटपुट यहाँ पे की लगा देना, यहाँ पे जोड़ दिया। इस तरह से सर्किट बनाओगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब इसलिए ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3। अब मुझे चीज़ बताइए कि यहाँ पे करंट भाई साहब गए, तो करंट भाई साहब क्या कांस्टेंट दिख रहे हैं क्या? अब हम जाए और हमको 3 अलग अलग गली दिख जाए, तो क्या हमारा करंट नहीं बटेगा? कुछ इधर और कुछ इधर। अब ये 3 अलग अलग रास्ते परिपथ में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये भाई साहब कांस्टेंट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जो करंट मिला, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ जो कहानी बदल रही है कांस्टेंट की, वो किससे बदल रही है? आई से, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे आई है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? I = I1 + I2 + I3। अब ये आया कैसे, क्यों हमने ये लिखा कि I1 + I2 + I3? ये तो है ही आपका, ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 अलग अलग धारा में करंट फ्लो हो गया है, नहीं, करंट जाके बढ़ रहा है ना, तो 3 अलग अलग फ्लो में जा रहा है। तो हमको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि I1 I2 I3 मिल के क्या बनाया, आखिर मिला क्या हमको। तो अब मुझे बताओ, फिर से ओम्स लॉ पे आओ। V = क्या होता है? IR। तो I के टर्म में क्या हो जाएगा? V/R। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस I के लिए आप प्रयोग करो V/R। ये क्या आपका होगा? I1 है तो V/R1, ठीक है, प्लस V/R2 प्लस V/R3। तीनों में V कॉमन है ना, कॉमन निकालो, क्या होगा? V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये किसके बीच बराबर है? V/R के। ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा? यहाँ बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन मिला है क्या हमको? यही रिलेशन कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस के रिवर्स के कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। उल्टा है यहाँ पे। देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे ना, वहाँ पे आपको दिक्कत यही आती है। बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जब आपको करंट जोड़ने का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, आंसर जो ना सीधा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? उसका इन्वर्स के बराबर है। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो गई है? उल्टा। रीजन क्या है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर है। अब देखिए यहीं से, अच्छा ये रिलेशन क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक कंपैरिजन समझते हैं, यहाँ पे मैं और डिस्प्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे मैंने पूछा था एक दिन सवाल कि आपके घर में आप कौन सा सर्किट प्रेफर करोगे, है ना, पैरेलल या सीरीज कनेक्शन। तो अभी आपने प्रैक्टिकली पढ़ा कि क्या हुआ। देखो वहाँ पे सीरीज में हमने ये लिखा था, अभी हम लोग कंपेयर करते हैं उसको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। R = R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आपके सामने रिलेशन क्या निकला? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर है। दोनों को प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कौन सा कनेक्शन बेहतर है। अब मुझे बताओ,
आप अपने घर में जो कनेक्शन लगाते हो उसमें क्या चाहते हो कि करंट ज़्यादा मिलेगी कि कम मिले? ज़्यादा मिले। हर आदमी तो यही चाहता है ना कि हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई हो रहा है उसमें कम वोल्टेज ड्रॉप हो, अच्छा से अच्छा करंट मिले, पावर सप्लाई अच्छा हो। कोई ऐसा नहीं ना चाहेगा कि खूब कम पावर सप्लाई मिल जाए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है, कम कौन खाता है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि रेजिस्टेंस बिजली खाता है, ये तो हमको पता है ना कि रेजिस्टेंस बिजली का विरोध करता है। अब इसमें देखिए, ये R1 R2 R3 सब आपस में कंबाइन हो जा रहा है, तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? अरे ज़्यादा ना हो गया। इसीलिए आप देखते होंगे जब आप प्रैक्टिकली कभी करिएगा, आप एक ही तार के अंदर जब 3-4 बल्ब को लगा दीजिएगा ना, या ऐसे समझिए कि मान लो मैंने एक कमरा बनाया है ना, यहाँ पे रूम है हमारा, लगातार 10 गो रूम है। आप यहाँ पे बोर्ड लगा दियो, यहाँ से बिजली सप्लाई चालू की हो, तो पहले रूम में देखिएगा पंखा बड़ा अच्छा स्पीड से चलेगा, दूसरे रूम में भी ठीक ही चलेगा, लेकिन जैसे जैसे रूम आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे धीरे धीरे होता जाएगा। हो सकता है अंतिम वाले रूम वाले को हाथ से चलाना पड़ेगा, है ना, ये भी नौबत आ जाएगा, है ना। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि बिजली तो आ रहा है लेकिन हमारे रूम में कहाँ नहीं आ रहा, तो हाथ से घुमा के देखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ जाते जाते उसको चलना ही नहीं देगा, वो या बहुत कम चलने देगा। तो क्या ये एक अच्छा कनेक्शन हुआ क्या? हमारे लिए तो घाटा है ना, बिजली उतना ही खा रहा है, खपत उतना ही हो रहा है, वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा लगाने का। इसीलिए सीरीज कनेक्शन बेहतर नहीं होता है। इसके अलावा इसका दूसरा घाटा क्या है कि भगवान न करे आपके पहले रूम में सप्लाई गड़बड़ हो गया, मतलब किसी कारण से तार में दिक्कत आ गई, तो आपके आगे का सारा सप्लाई ख़राब हो जाएगा। नहीं, जैसे शादी ब्याह में होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई तार कट गया, पूरा कनेक्शन गायब हो गया पंडाल का। कारण है कि भैया वो पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते, उनको एक रात के लिए करना है, तो वो सब सीरीज में कर देते हैं, और कहीं एक जगह से फॉल्ट हुआ, सारा कनेक्शन गायब। लेकिन यहाँ पे रूम में, घर में, ऑफिस में ऐसा नहीं कराया जाता है। अगर हर रूम में अलग अलग कनेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि एक रूम में ख़राब होगा तो सब रूम में ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे पैरेलल, कि अगर एक रूम में बिजली ख़राब हो रहा है तो इसी रूम का ख़राब हो, दूसरे रूम का चालू रहे। ठीक है, तो एक घाटा तो समझ में आ गया। अब वो घाटा मैं मैथमेटिकली आपको करके दिखाता हूँ कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। टेक आउट एग्जाम्पल, एक उदाहरण लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ हमने R1 R2 R3 की वैल्यू, ये मान लो 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मान लेते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। अब इसको जोड़ के देखो, यहाँ पे R क्या आएगा, 2 3 5 4 9 ओम, ठीक है। वो चीज़ यहाँ करके देखिए, 1/2, 1/3, 1/4, 2 3 4 12, है ना, 6 4 3, 13/12, ये है ना, कितना आया ना, अप्रोक्स 1.1 समथिंग आएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.1। कंपेयर करके देखिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका मात्र 1 ओम का खर्च हो रहा है, वहीं पे कितना हो रहा है, 9 ओम का। कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? यानी कि कितना कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए वी हैव टू प्रेफर अ पैरेलल कनेक्शन। हमें हमेशा पार्श्व या समांतर श्रेणी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ज़्यादा हो गया क्या? बस 2 टॉपिक और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्यों चैप्टर छोड़ना है 10 मिनट के लिए, लीव दैट, खत्म ही करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे आगे। क्या है हमारा, देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसमें हीट के ऊपर क्या प्रभाव होगा। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब आप वायर को छूते होंगे आपको काफ़ी गर्म लगता होगा, लगता है क्या? कौन है सर, छू के नहीं देखे, कैसे छुएंगे? अरे ऊपर से छूना, इंसुलेटर वायर जो लगा होता है ना, अरे ऊपर तक कवर ना होता है, उस पर थोड़ी ना करंट मारता है। देखना आप कुछ देर बाद जब गर्म करके वायर को जब छूओगे ना, काफ़ी हीट नज़र आएगा आपको, काफ़ी गर्म हो जाता है वो। गर्म होने का, हाँ, चार्जर भी गर्म हो जाता है, तो गर्म होने का कारण क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अरे जैसे आप अपने हथेली को रगड़ते हो तो गर्म नहीं होता है क्या? तो गर्म क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। तो वहाँ भी तो बेचारा फ्रिक्शन ही तो कर रहा है दिन भर, नहीं तो क्या वो गर्म नहीं होगा? अब सोचिए, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग करता है ना, फ्यूज टूट जाता है।
तो उसने उसका आपका टॉपिक यही है कि जो विद्युत धारा जा रही है वहाँ पे एक ताप हो रहा होगा, ऊष्मा निकल रही है, उसका प्रभाव क्या होता है, उससे क्या क्या होगा। देखिए साइंस, विज्ञान को पता है इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि साइंस ने हर वो चीज़ जो हमारे लिए नकारात्मक था उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदला। यानी कि जो चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर का काम करती थी ना, उसने उसमें से नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव किया। जैसे आग लोग जलाते थे भगाने के लिए, डर लगाने के लिए, शुरू में जानवरों को रक्षा करने के लिए, लेकिन उस आग का प्रयोग उन्होंने देखो कहाँ प्रयोग दिया, खाना बनाने से लेकर हर एक जगह पे, इंडस्ट्रीज में, खाना बनाने में, बिजली जलाने में, कहाँ प्रयोग हो रहा है। ताकि वो नकारात्मक से सकारात्मक को बदला कि नहीं बदला। वही चीज़ है साइंस। यहाँ पे जो हीट निकल रहा था ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जो वायर में हीट होता है वो अच्छा नहीं होता है। वायर में हीट होगा तो क्या होगा, आपका वायर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। देखते हो ना कभी कभी क्या होता है, तार गर्म होकर पिघल जाता है, पिघलने पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो ये अच्छा नहीं था, ठीक है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को आखिर सकारात्मक में बदले कैसे, इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए और उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। जैसे हीटर, प्रेस, क्या है ये सब। आखिर प्रेस जो आप लोग यूज करते हो तुरंत गर्म हो जाता है ना, आखिर इतना हीट वो कैसे होता होगा, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो देखो वो रेजिस्टेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस का प्रयोग करना शुरू किया। अच्छा एक काम करो, रेजिस्टेंस को यूज करो और देखो इससे टेक्नोलॉजी बना के लेके आओ। हीटर बना दिया, आयरन बना दिया, गीजर बना दिया, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जहाँ पे आपको गर्मी मिलती है, दे ऑल आर यूज ऑफ रेजिस्टेंस। ये सभी इसी ऊष्मा के प्रभाव का कारण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स है, बहुत आसान है। फिर से ऊर्जा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही ताकि ऊर्जा ही तो है घुमा फिरा के। तो ये जो ऊर्जा है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी हमारे शरीर की ऊर्जा हो, ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा कहाँ से आती है, पावर, शक्ति, कितने टाइम में और समय। इसीलिए क्या डिफिनेशन होता है ऊर्जा का, ऊर्जा यहाँ पे ऊर्जा क्या है, हीट है। तो हीट का सिंबल क्या आता है, एच, इसलिए इसने क्या दिखाया है, एच। पावर शक्ति P से दिखाते हैं, P, और टाइम को T से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया H = P × T, लेकिन इस चैप्टर में ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना। H = P × T, ये बस समझाने के लिए आपको बताया गया है कि कोई भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो किसके ऊपर बराबर होती है, शक्ति और समय के गुणज के। इसको देखिए, पावर जो शक्ति होती है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि पावर किसके बराबर होता है, V × I के। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इनटू करंट। अरे किसी भी चीज़ को शक्ति कैसे मिलेगी, जितना आप वोल्टेज दोगे और जितना करंट फ्लो होगे उतना ही तो पावर मिलेगा ना। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि P = क्या होता है, VI, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, H = P × T, और हम जानते हैं कि P होता है VI के बराबर। तो ये P का वैल्यू यहाँ यूज कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H = VI × T। तो क्या हमारे पास एक नया फॉर्मूला नहीं आ गया कि हीट जो होता है वो V × I × T के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है समझो, इसने क्या कहा कि किसी भी धातु में जो ऊष्मा आएगी वो कितनी आएगी, जितना वोल्टेज आएगा, जितना करंट दोगे और जितने समय में दोगे, उसके तीनों के समानुपाती है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि H, ऊष्मा कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा करंट दोगे। ऊष्मा कब बढ़ेगा, जब जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे और जितना ज़्यादा समय के लिए दोगे उतना ज़्यादा गर्म होगा। अब चार्जर ही आप लोग लगाते हो, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना हीट हो जाता है ना, और जितने कम समय के लगोगे उतना कम हीट होगा। अपने हाथ को जितना ज़्यादा देर रगड़ोगे उतना ही तो गर्म होता चला जाएगा ना ये। तो ये तीनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, H = VIT, यानी कि जब आपको ऊष्मा निकालने के लिए कहे और ये तीनों वैल्यू दिया हुआ, वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो डायरेक्टली उसको गुना कर दो, VIT। एक और फॉर्मूला मिलेगा आपको यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ। आपको पता है कि V = होता है IR, है ना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहाँ से आपको जूल्स का लॉ दिया गया है, इसी फॉर्मूला से जो अभी मैं बता रहा हूँ उसी को जूल्स लॉ बोलते हैं। जूल्स ने ये लॉ दिया था इसलिए इसको जूल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। भी की जगह पर इन्होंने क्या किया, ओम्स के लॉ को यूज किया। उनको पता है कि भी इक्वल टू होता है आई आर, तो इन्होंने उस वैल्यू को डाला कि भी के जगह पर डाल दो आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या निकल के आ जाएगा, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि देखो एक नया फॉर्मूला निकल के आया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर होता है। और ये किससे, जितनी ऊष्मा, यानी कि जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी स्क्वायर में, जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना टाइम होगा, उतनी ज़्यादा ऊष्मा होगी। और ये बताने वाले थे जूल्स, इसीलिए इसको जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा, इसकी चर्चा जरूर होगी। देखो यहाँ पे दिया है ना, अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी, और इसी को कहा गया है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, जिसकी मैंने भी चर्चा की थी। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। कुछ नहीं है, उसी चीज़ को बस आपको ऐसे लिख देना है, ठीक। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का वर्ग ही है ना, समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, रेजिस्टेंस और टाइम के समानुपाती होता है। कोई कुछ भी नियम है इसमें? अगर आपको ये याद हो तो क्या तीनों लाइन नहीं लिख सकते हम लोग? तो आपसे पूछा जाए, 2 नंबर में आता है कि जूल्स के हीटिंग इफेक्ट का नियम बताइए, इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, रेजिस्टेंस के समानुपाती और टाइम के समानुपाती, जूल्स लॉ खत्म, है ना। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि देखो क्या लिखा है, विद्युत बल में अधिभाज्य शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं थ्योरेटिकली। यानी कि देखिए इसी ऊष्मा का प्रभाव है, जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आयरन का एग्जाम्पल दे सकते हो, हीटर का एग्जाम्पल दे सकते हो, बल्ब का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। हर वो गीजर का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है वही, हर वो एग्जाम्पल जहाँ पे आपको हीट की जरूरत होती है वहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब देखिए जैसे मैं थोड़ा सा हीटर समझा देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, हमने भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब कहोगे कि सर करंट बढ़ाएंगे कैसे? नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना। मान लो हमको एक हीटर बनाना है घर पे, सपोज करो, ठीक है, तो आखिर हीटर बनाएंगे कैसे? मैंने आपको एक वायर दे दिया नाइक्रोम का, नाइक्रोम का वायर का हीटर बनाया जाता है ना। उसमें नाइक्रोम का टंगस्टन बल्ब में यूज किया जाता है, और नाइक्रोम जो होता है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका यूज करते हैं हीटर में। तो मान लो एक नाइक्रोम का सीधा वायर है, वायर तो सीधा ही आता है ना, अब उसका हमको बनाना है हीटर। अब बताओ अगर वायर को हम सीधा रखेंगे तो करंट आया, फ्लो करके चला गया, तो हमको क्या करना है, करंट को बढ़ाना है। हम ये फॉर्मूला से एक चीज़ तो समझ पा रहे हैं कि हमको करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और ये दोनों बढ़ेगा तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। तो आखिर ये बढ़ाए कैसे? तो इसके बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय एक तरीका के, कि काम करो, हम लोग इंसान है ना, बहुत कलाकार होते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, रुको घबराओ मत, अभी तुमको दौड़ाते हैं, है ना, लगाए उसका हम कोई बनाने ला, चलो। अब सोचो एक रस्सी इतनी बड़ी हो और उसको जब ऐसे से लपेटोगे इतनी दूर में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और ऐसे ही लपेटते लपेटते जब लपेटो तो कितना लंबा तार यूज हो जाएगा। तो बताओ हमने जितना दूरी बढ़ाया, क्या करंट नहीं बढ़ेगा, क्या रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा? तो हमने ये चीज़ें बढ़ा दी ना, तो जैसे ही बढ़ा दिया तो क्या हीटिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा? इसीलिए ये आपने टूटा हुआ कभी देखा होगा, लेकिन आज तक दिमाग नहीं लगाया होगा कि कोई भी हीटर में कॉइल ऐसे क्यों घुमा होता है। उसका रीज़न यही होता है। अगर आपसे आप सवाल पूछे कि मुझे बताओ कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर हीट बढ़ाना हो तो आप क्या करोगे, तो आसान भाषा में कहोगे सर उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा, और जितना टर्न्स कम कर दोगे उतना हीट कम हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये कि हम हीट को कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के। जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टर्न्स कम करोगे उतना हीट कम हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ लिखा गया, ये सब रटने वाली चीज़ें रट ली जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति, ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, लास्ट है। देखिए पावर आपको मैंने बताया था भी वी आई के बराबर होता है ना, उसी वी आई, अब वी इक्वल टू क्या होता है, देखो
पावर क्या दिया है, v इंटू आई। v की जगह पे आपको पता है क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था ना कि v की जगह पे क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। वही लिखा है कि p इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यहाँ दिया ना, ये कैसे आया समझ में आया, आई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे वो दूसरे वाला लिख दिया है। देखो P इक्वल टू क्या है, वी आई, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आई और आर के टर्म में, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें किसको रिप्लेस किया है, दोनों को। V की जगह पे क्या लिखा है, आई आर, ठीक है। और यहाँ पे एक और आर आया हुआ है, ये आर कहाँ से आया है, यहाँ ये आर कहाँ से आएगा, देखो उल्टा डिरेक्शन है ना, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, ठीक है। तो उसी को जब उसने रिप्लेस किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, दैट्स अ रेसिप्रोकल। लेकिन आपके लिए ये बस फॉर्मूला याद रखो, पी इक्वल टू वी आई। यहाँ से सवाल ना के बराबर बनता है। देखिए इस आपके इस चैप्टर में आपको बस मैं ये ख़त्म हो गया, एक कंक्लूजन कर दूँ, आपको बस 4 टॉपिक पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आवेश, बहुत आसान है, 1 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि ओम्स लॉ होता क्या है, ये इसको कभी नहीं छोड़ना है। प्रतिरोध क्या होता है, उसके फैक्टर्स, कारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद श्रेणी, ये दोनों श्रेणी को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। और लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, बस इतना है। इतना पढ़ लोगे, ये 5 फॉर्मूला को याद करोगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इसका अगला सेशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन आवर का, लेकिन इससे पहले जितनी भी चीज़ें बताएगी किताब खोलिएगा और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा आज, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाया जब घर पे जाके वापस किताब पढ़ोगे ना तो चीज़ें मेमोराइज होंगी, अदरवाइज गायब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द 2 डे सेशन।